हेलो हाय सत श्री अकाल दोस्तों। और आज मैं फिर आ गई हूँ आपका 10th का एक सिलेबस स्टार्ट करने जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। हमारी ये पहली पोएम है क्लास 10th की जिसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज। और इससे पहले मैं ये बता दूँ कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10th के ही सिलेबस में क्यों आया है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं या जो हम परसेप्शन रखें कि ये चीज़ें हैं, मतलब अगर मम्मी ने मुझे बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, मैं मेरे को बुरा लग रहा है, और वट एवर द आर एल्डर्स आर सेइंग, हमारे जो एल्डर्स बोल रहे हैं हमें वो सारी की सारी चीज़ें गलत है। सिर्फ हमें अपने फ्रेंड्स की बात और अपनी बात, दो ही लोगों की बात अच्छी लगती है, जो कि सच नहीं होता है। ये तब समझ में आता है जब आप मेरे एज के वापस से पहुंच जाएंगे। सो इसलिए हमारे सीबीएसई करिकुलम ने क्या किया है कि इसको 10th क्लास की एक फर्स्ट पोएम रख दी, जिससे बच्चों को समझ में आए कि सिचुएशन क्या होती है, हम क्या सोचते हैं और कैसे वो चेंज होती है। ठीक है, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं सोसाइटी में हमारे जो ख़राब हो रही हैं, तो प्लीज़ उनकी जगह ध्यान न दे के एक बार अपने कोर्स का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़िए, जो कि सिर्फ 8 लाइन्स की पोएम है। बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। लेंदी नहीं है तो बोरिंग नहीं है, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए आप शॉर्ट्स देखते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि अब 10th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो हमारे लिखा हुआ है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोइट थे। इनकी शॉर्ट स्टोरी ये है कि उनके बर्थ के 5 ईयर्स में ही वो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनकी मदर ने उनकी सिस्टर के साथ उनको दूसरे सिटी में शिफ्ट कर दिया, और ये 12 ईयर्स की एज से इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। और ये मोस्ट ऑफ द पोएम इनकी क्या होती है, रियलिस्टिक होती थी, यानी कि रियलिटी से बेस्ड होती थी। तो डस्ट ऑफ स्नो भी इनकी एक एक्सपीरियंस के ऊपर ही है। और चलिए हम इसका थीम पढ़ते हैं। सो हमारे पोएम का थीम क्या है? द थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज नेचर्स कैप्टिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग हाउ इट कैन alter one's attitude and viewpoint. The crow and the hemlock tree, both considered inauspicious, alter his mood from that to regret of joyous. अब सिचुएशन क्या होती है, जो पोएम की स्टोरी क्या है, एक शॉर्ट समरी मैं आपको बता देती हूँ कि तो ये यहाँ की सबसे पहली बात कि पोएम की जो थीम है वो ये है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो के पार्टिकल्स। स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट की तरह होते हैं, इसलिए उसको पोएट ने हमारे डस्ट से कंपेयर किया हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बीइंग एन इंडियन हम बहुत सारी चीज़ें मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बैड लक हो गई, या फिर हम बाहर निकल रहे हैं और किसी ने पीछे से आवाज़ लगा दिया, बैड लक हो गया। तो ये हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बताया हुआ है, और ऐसा नहीं है, और ये भी नहीं है कि सारे लोग इस बात को मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैं अपनी बात बोलूँ तो बिल्ली के रास्ता काटने से मैं बिल्कुल नहीं मानती कि वो बैड लक होता है, मैं क्रॉस कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे रहती हैं। वैसे ही आजकल के बच्चे क्या है, मैंने आपको बोला ना कि आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करती है या आपके लिए बहुत लर्निंग होगी, उसके लिए क्यों बोला मैंने? इसलिए बोला कि आपकी लाइफ क्या होती है ना, आप सोचते हो, यू ऑल आर ओवर थिंकर्स। बहुत सारे ऐसे टर्म्स आ गए हैं हमारे, एंजाइटी अटैक एंड एवरीथिंग। तो वो जो सारे टर्म्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते हो इस चीज़ को कि ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आइदर इसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मानोगे नहीं कि जो सामने वाली चीज़ है वो मुझे इफेक्ट कर रही है, तो मुझे नहीं करेगी। चलिए अब हम आते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन पे। सो द वे अ crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled। ये 8 लाइन की पोएम आपको एक लर्निंग देगी। ये लर्निंग ये देगी कि आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो है आपके थॉट की, यानी आपके थॉट प्रोसेस की इम्पोर्टेंस है। जो आप सोचते हो आप वही चीज़ कर पाओगे और वही चीज़ बन जाते हो, या उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। सो पोइट क्या होता है कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोइट कहीं से आ रहे होते हैं, सर्दियों का मौसम होता है, और नॉर्दर्न अमेरिका में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि हेमलॉक ट्री एक जो होती है वो पॉइजनस ट्री होती है, और पॉइजनस ट्री होने की वजह से उसको बैड लक माना जाता है। और इसमें पॉइजनस ट्री, एक हेमलॉक ट्री और दूसरा क्रो के बारे में मेंशन किया गया है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में। और क्रो भी जो है वहाँ पे बैड लक मानी जाती है। हमारे यहाँ भी अगर क्रो काँव काँव कर रही होती है तो हम भगा देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर क्रो हमारे घर के आसपास बैठ के आवाज़ कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई बैड लक आने वाला है या फिर कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो आजकल तो समझ जाइए, आगे नहीं बोलूँगी, आप खुद बहुत समझदार हैं। सो वो कहीं से आ रहे होते हैं और रास्ते में हेमलॉक ट्री होता है, सर्दियों का मौसम होता है, सारी चीज़ें, सारे रास्ता, सारे पेड़, जो भी ट्रीज़ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो
जो स्टेबल हैं सारी की सारी जो हैं वो स्नो से बिल्कुल कवर्ड हो जाती हैं। तो वो वहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, वो आके हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। तो जब वो बैठ रहे होते हैं तो उन्होंने नोटिस नहीं किया रहता है कि जिसके नीचे वो बैठ रहे हैं वो हेमलॉक ट्री है, यानी कि वो बैड लक है। ऑलरेडी उनका मूड खराब था, उन्होंने जब नोटिस किया कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं तो वो और ज़्यादा अपसेट हो गए कि मतलब क्या है, मेरा दिन ही खराब है, ये भी हुआ मेरे साथ बुरा, ये भी हुआ। ये हम मानते हैं, ठीक है, दिन खराब नहीं होता। हम हर पूरी चीज़ को जब जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को ये करते हैं कि नहीं, ये चीज़ क्या हुआ, मेरे साथ खराब हुआ है, और नेक्स्ट जो होगा फिर उसके बाद जो बुरी चीज़ें होती हैं वही नोटिस करते हैं, इसलिए हमें दिन खराब लगता है। तो उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ था, वो क्या मतलब वो आवाज़ कर रहा था, और अब जो पोइट है वो और ज़्यादा अपसेट हो गया कि मतलब मेरा दिन खराब था, मैं पॉइजनस ट्री के नीचे, या फिर कह लो कि बैड लक जो देता है उस ट्री के नीचे बैठा हूँ, और ऊपर से क्रो भी वही है, मतलब क्रो भी एक सिंबल ऑफ बैड लक है वहाँ पे। तो वो भी वही कर रहा है हमें, मतलब मुझे बैड लक दे रहा है, मेरा मूड और खराब हो जाएगा। तब तक क्रो जो होता है वो क्या करता है, शूक करता है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। शूक करता है यानी कि अगर कहीं पे डस्ट पड़ी हुई है, मतलब धूल अगर आप पड़ी हुई है, या फिर हम स्नो की बात करें, स्नो के जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसका हम बर्फ का गोला खाते हैं, तो वो टाइनी पार्टिकल्स जो पेड़ पे पड़े होते हैं, अगर उस पर कोई चीज़ ज़रा सी भी मूवमेंट देगी तो वो क्या होगा, वो डस्ट की तरह नीचे गिरेगा, स्नोफ्लेक्स जो होंगे वो नीचे गिरेंगे। तो जो छोटा सा क्रो के शूक करने की वजह से, यानी कि हिलने की वजह से, वो पेड़ पे बैठा था, और उसके हिलने की वजह से जो स्नो पार्टिकल्स थे वो पोइट के फेस पे गिरे। वो अभी ऊपर देख ही रहे थे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मेरा दिन खराब, मेरा पेड़ बैड लक है, और वो भी सामने आ गया, क्रो भी है। वो ऊपर देख रहे थे, तब तक उनके ऊपर जो था वो स्नोफ्लेक्स पड़ा, और फेस पे स्नोफ्लेक्स पड़ने की वजह से उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब उनके मूड में जो था वो इंस्टेंट चेंज हुआ। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जैसे कि जो क्रो थी उसने शूक डाउन किया, यानी कि उसने जान ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया, ऐसा लग रहा था कि जो क्रो थी उनका जो दिन था खराब या मूड खराब था, खराब मूड था, उसको अच्छा करना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझ के अपने आप को हिलाया जिससे कि स्नो फ्लेक्स जो है वो पोइट के ऊपर पड़े। डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। और जो डस्ट ऑफ स्नो पड़ी थी, यानी जो स्नो पार्टिकल्स भी पड़े थे, वो किस चीज़ के पड़े थे, एक पॉइजनस ट्री के पड़े थे। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उसने क्या किया, मतलब जो उनके फेस पे जो डस्ट पार्टिकल्स पड़े थे, जब बारिश हो रही होती है, अभी कितने टाइम से ख़राब मौसम चल रहा था, गर्मी गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी जो शाम में मौसम अच्छा हो जा रहा है, अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, परसों मॉर्निंग में बहुत अच्छी बारिश भी हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो वेदर है हमारा वो थोड़ा सा प्लीजेंट हो जा रहा है, और उसकी वजह से हमें अच्छा फील हो रहा है। तो सेम उनका क्या है कि वो उनके फेस पे स्नोफ्लेक्स पड़ने की वजह से उन्हें थोड़ा अच्छा फील हुआ था, और हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उनका जो दिन था वो अच्छा नहीं हुआ था, उनका जो दिल था, यानी जो उनका जो मूड ऑफ था, वो क्या हुआ, वो तुरंत इंस्टेंट उस पर चेंज आ गया, मतलब उन्हें अच्छा फील हुआ। अब इस टाइम आप घर पे बैठे हुए हो, और कोई ढेर सारा फ्रूट्स लाके आपको दे दे ठंडा ठंडा, या फिर आप को बड़ी सी आइसक्रीम की ब्रिक ला के दे दे, एक टब ला के दे दे, तो आपको मूड कैसे चेंज होगा। उनका वैसे ही फेस पे डस्ट फ्लेक पड़ने से, सॉरी, स्नो फ्लेक्स पड़ने से उनका मूड चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई है रूड। तो रूड मतलब होता है कि मतलब खराब कर देना, ठीक है। अ पार्ट ऑफ डे जो वो खराब कर चुके थे, या उनका खराब हो रहा था, या उन्होंने ऐसा माना था, उन्होंने सोचा था कि ये जो पार्ट ऑफ डे मेरा खराब 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 हो रहा है, वो क्या हो गया, अब नहीं होगा खराब, यानी कि आने वाला टाइम उनका मूड चेंज होने की वजह से वो अब खराब नहीं होगा। तो ओवरऑल पोएम की यही स्टोरी है, ये एक्सप्लेनेशन और समरी ये है कि जो क्रो ने क्या किया, मेरा दिन खराब था, मैं पॉइजनस ट्री यानी कि बैड लक जो डिनोट करता है ऐसे ट्री के नीचे बैठा था, और क्रो भी था, लेकिन जो नेचर है वो मुझे चाहता था कि मुझे ये बताए कि ऐसा नहीं है कि जो नेचर है, आप लोग बैड लक मानते हो, बट नेचर कहीं पे भी बैड लक आपको डिनोट नहीं करता है। सो ये प्रूफ करने के लिए, उनका ये भी कहना है कि नेचर ये डिनोट करता है, इसलिए ये प्रूफ करने के लिए क्रो ने क्या किया, स्नो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिराए, जिससे की वजह से, जिसके सूदनेस की वजह से, स्नो पार्टिकल्स के सूदनेस की वजह से मुझे अच्छा फील हुआ, और मेरा जो मूड था वो इंस्टेंट चेंज हो गया। और मेरा सिर्फ मूड थोड़े टाइम के लिए नहीं चेंज हुआ, मुझे अंदर से अच्छा फील होने लगा कि मतलब जो अब एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड डूड। और उस स्नो पार्टिकल्स की वजह से और उस क्रो की वजह से जो मेरा बचा हुआ टाइम, मतलब दिन का जो टाइम था, वो अब क्या होने वाला है, वो अच्छे अच्छे टाइम से मतलब अच्छा होने वाला है। अब हम इसके बाद पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो है इंजैबमेंट। अब इंजैबमेंट क्या होता है, आप देखेंगे कि हमारे किसी भी लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ के किसी भी लाइन में, या सेकंड पैराग्राफ के किसी भी लाइन में
कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है। तो अगर एक पैराग्राफ में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया होता है तो वो इंजैबमेंट कहलाता है। अब डस्ट ऑफ स्नो जो है ये एक क्वाट्रेन पोएम है। क्वाट्रेन क्या होता है? क्वाट्रेन मीन्स होता है 4 लाइन्स इन अ पैराग्राफ। तो अगर किसी एक पैराग्राफ में 4 लाइन मेंशन है तो उसको क्वाट्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है 4 लाइन्स। तो ये हमारी जो पोएम क्या है वो क्वाट्रेन पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो पोएम है फायर एंड आइस, वो भी आप देखिएगा, वो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने एक पोएटिक डिवाइस इसमें क्या बताई है, एक पोएटिक डिवाइस आपको बताइए इंजैबमेंट, यानी कि अगर कोई भी पंक्चुएशन मार्क हमारे पूरे पैराग्राफ में नहीं है तो वो इंजैबमेंट हो जाता है एक पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पूरे ही पोएम में कोई भी क्या कहते हैं पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लास्ट में केवल एक फुल स्टॉप है, इसलिए पूरी की पूरी पोएम इंजैबमेंट हो गई। अब दूसरा जो है वो हमारा है एलिट्रेशन, ठीक है। अब एलिट्रेशन कहाँ है बताइए? एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड यानी कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड फर्स्ट प्लेस में बार बार एक लाइन में रिपीट हो रहा हो तो वो हमारा हो जाता है एलिट्रेशन। अब देखिए कि हमारे यहाँ इस लाइन में कोई ऐसा है WAC नहीं, इसमें भी नहीं, शूट डाउन ऑन मी में द डस्ट ऑफ स्नो में भी, और फ्रॉम हेमलॉक ट्री में भी नहीं है। हैज़ गिवन माई हर्ट, देखिए हैज़ में H और हार्ट में H, ये दोनों हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि एक लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको हम एलिट्रेशन काउंट करते हैं। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट, अब सेव सम पार्ट में देखिए यहाँ पे S और यहाँ पे S 2 बार रिपीट हुआ है और इसको भी हम क्या करेंगे? एज एन एलिट्रेशन काउंट करेंगे। सो ये दो ही पोएटिक डिवाइसेस हैं जो हमारे पोएम में यूज हुई हैं, एक इंजैबमेंट और एक है एलिट्रेशन। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो समरी है पोएम की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा आपको समझाने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हूँ। तो जब भी आपको ज़रूरत हो किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए, पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन के लिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।